डियर स्टूडेंट्स, और आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं, आपने थंबनेल सही देखा है, केमिस्ट्री का 2008 का प्रीवियस ईयर्स। तो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में, और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, बिहार पैरामेडिकल का 2008 का पार्ट 1 वीडियो है, बाकी सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। अभी तक 2008 से लेके 20 तक टोटल हो चुका है केमिस्ट्री का पैरामेडिकल बिहार के लिए। अदर स्टेट्स वाले भी देख सकते हैं, झारखंड यूपी के, क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वीवीआई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीवीआई क्वेश्चन है तो सब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो वहाँ पर आपको क्लासेस सारे टाइमिंग और मॉक टेस्ट वगैरह सब वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाते हैं, तो कर लीजिए। चलिए अब समय ना गवाते हैं, और बिना न समय गवाते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विथ गोल्ड मेम्ब्रेन। स्वर्ण झिल्ली के साथ रदरफोर्ड के प्रयोग में इसका खोज हुई। नाभिक, अल्फा पार्टिकल, बीटा कण, प्रोटॉन। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि चैप्टर कौन सा है। तो ये चैप्टर नंबर आपका 2 का है, क्लास 11 स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, वो चैप्टर का है ये। ठीक है, वहां पर आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स है, उसमें आपको बताना है कि स्वर्ण झिल्ली के साथ रदरफोर्ड के प्रयोग से किस चीज की खोज हुई थी। तो आपकी न्यूक्लियस की हुई थी, अल्फा की हुई थी, बीटा की हुई थी, या आपका प्रोटॉन की हुई थी। तो जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। तो हाँ, बता दीजिए कि आपका यहाँ पर किस चीज की खोज हुई थी रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के द्वारा। तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर आपको डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस। तो न्यूक्लियस की यानी नाभिक की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है क्या, क्या हुआ था एक्सपेरिमेंट में। तो ये एक्सपेरिमेंट का आपका नाम है आपका, कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ था आपका रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की मदद से। ठीक है, इसमें हम लोग अल्फा पार्टिकल का यूज किए थे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है आपको पता है? पता है ना सभी को? अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम के पार्टिकल्स को हम लोग अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये आपका अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स की मदद से आपका जो गोल्डन फॉइल होता है उसके ऊपर हम लोग बम्बार्डिंग कराते हैं अल्फा पार्टिकल्स का, फिर स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से आपका ये इससे देता है प्रतिक्रिया। तो सबसे पहले तो अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करा है, मतलब इस पे अल्फा पार्टिकल छोड़े गोल्डन फॉइल के ऊपर, तो आपका बहुत सारा अल्फा पार्टिकल पार कर गया इसको। पहला ये था कि आपका पार कर गया। दूसरा था कि कुछ अमाउंट में, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में आपका अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, एंगल से थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट था बहुत कम आपका रिटर्न बैक हो गया, वापस जैसे गया 180 डिग्री वापस रिटर्न हो गया, बाउंस बैक। तो ये 3 चीज हुआ था। तो ये सब स्टडी करने के बाद आपका रदरफोर्ड ने कुछ बातें कंक्लूड की। तो वो आपकी बातें ये थी कि सबसे पहले कंक्लूजन ये निकाला कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज मास है एटम का, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका सेंटर में है। ठीक है, सेंटर में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था। फिर दूसरा पॉइंट था कि आपका ये बहुत छोटा जगह है, बहुत स्मॉल जगह पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड है ये पॉजिटिव चार्ज, यानी उसको बाद में चल के हम लोग प्रोटॉन बोले, तो इसको न्यूक्लियस नाम दिया उन्होंने। ठीक है, यही खोज की थी उन्होंने, तो इसको नाभिक नाम दिया। क्या नाम दिया? नाभिक, न्यूक्लियस। उसके बाद इन्होंने दूसरा पॉइंट ये रखा कि आपका जो न्यूक्लियस है इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ ऑर्बिट्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन से वो एक ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, ये भी बताया इन्होंने। ठीक है, तो कक्षा के बारे में भी बताया। ठीक है, कक्षा। ठीक है, कक्षा के बारे में बताया, और वो बताया कि सर्कुलर पाथ यानी गोलाकार पाथ में घूम रही, ये दूसरा पार्ट था। और तीसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने फिर बताया कि ये जो आपका रदरफोर्ड है वो सोलर सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे सोलर सिस्टम में आपका घूमता है सन के चारों तरफ, वैसे ही आपका न्यूक्लियस के अराउंड सब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, आपका ये हो गया। और थर्ड पॉइंट में ही एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, चौथा। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस द्वारा पकड़ के रखे जाते हैं आपका विद्युत आपका फोर्स के चलते, स्टैटिक फोर्स के चलते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते। ठीक है, ठीक है, अट्रैक्शन की वजह से। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आपको घूमते रहते हैं, छोड़ते नहीं है। ब्रह्मांड में तो ग्रेविटी के चलते रखा जाता है ना, गुरुत्वाकर्षण, लेकिन
न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो ये कुछ बातें उन्होंने कही थी और खोज की थी न्यूक्लियस की, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल की मदद से खोज की गई थी, ठीक है, जिसको हम लोग हीलियम का भी बोलते हैं। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 1 का। मजा आया ना डिटेल एक्सप्लेनेशन? एक बार कमेंट लाइक कर दीजिए जल्दी से वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, जिनको ना समझ में आए फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस क्वांटिटी इज इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। यह मात्रा एक स्वतंत्र गुण धर्म है। ऊर्जा, आयतन, घनत्व, द्रव्यमान। तो आपको बताना है कौन सा आपका मात्रा आपका इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो जल्दी बता दीजिए कौन सा है आपका इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। फास्ट फास्ट बता दीजिए, हाँ जल्दी से बता दीजिए कौन है आपका इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो आपका डेंसिटी है, वो आपका इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कैसे, ठीक है, ये एक्सप्लेन कर देते हैं अभी आपको। यहाँ पर आपका डेंसिटी होगा कैसे। तो यहाँ इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी पूछ रहा है। देखिए दो चीज हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ रखे हैं हम लोग। क्या इंटेंसिव, आपका इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रखे हैं, ठीक। ये जो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता क्या है। तो इंटेंसिव होता है जो कि आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, यानी आपका मास हो गया, एनर्जी हो गया, यानी द्रव्यमान, ऊर्जा, आयतन, वॉल्यूम, ये सब। लेकिन एक्सटेंसिव क्या हो गया आपका, टेम्परेचर, डेंसिटी यानी घनत्व, ये आपका नहीं डिपेंड करता है कि कितना है, ठीक है। प्रेशर भी आपका वही हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब डिपेंड नहीं करता कि कितना अमाउंट में आपका सब्सटेंस यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो डज नॉट डिपेंड। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यहाँ पे डेंसिटी हो जाएगा। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। आपका यहाँ होता क्या है कि आप 1 kg ले लो गोल्ड या 1 ग्राम लो गोल्ड, डेंसिटी दोनों का सेम आएगा, ठीक है, जो आप ले रहे हो उसमें थोड़ा सा टुकड़ा भी। लेकिन एनर्जी, वॉल्यूम, मास उसका अलग अलग हो जाएगा, आयतन उसका, ऊर्जा, मास। तो ये आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने अमाउंट में पदार्थ लिए हैं उसके साथ बदल जाता है, तो उसको इंटेंसिव बोलते हैं। जो नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कितना मात्रा में आप पदार्थ लिए हो, उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका एक्सटेंसिव पूछा था, ठीक है। तो स्वतंत्र गुणाधर्म, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होगी, तो आपका डेंसिटी हो जाएगा। और ये था आपका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, और पूरा डिटेल में ABCD सारे ऑप्शंस के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्रिय बच्चों। आपको एक रिएक्शंस है बेसिमेराइजेशन, बेसिमीकरण में Cu2S ऑक्सीडाइज टू फॉर्म, यानी बेसिमेराइजेशन में आपका C2S ऑक्सीजीकृत होकर क्या बन जाता है। तो CuO, CuO, Cu2O2 और CO2। तो सबसे पहले आपका वर्क है, होमवर्क, और कमेंट भी करना है। कमेंट बैटल आज स्टार्ट होगा। चारों आपको यौगिकों का नाम, केमिकल नेम आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये आपका वर्क है, मैं नहीं बताऊंगा, आप खोजिए और कमेंट कीजिए लिख के, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है जब भी होमवर्क देता हूँ आप लोग सभी उसको पॉजिटिवली लेते हो और कमेंट करते हो, ठीक है। इसी तरह मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो अब बता दीजिए कि इन बेसिमराइजेशन Cu2S ऑक्सीडाइज टू, यानी आपका Cu2S आपका ऑक्सीडाइज होके क्या बनेगा आपका बेसिमराइजेशन रिएक्शन में, यानी बेसिमीरीकरण में आपका क्या बनेगा, ऑक्सीडाइज होके, ऑक्सीजीकृत होके। तो जल्दी बता दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐसे एक और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, बेसिमराइजेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका इस प्रोसेस में आपका ब्लास्ट ऑफ एयर कन्वर्ट कर देता है आपको C2S को ऑक्सीडाइज कर देता है इनटू आपका Cu2O, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो रिएक्शन पूरा देख लेते हैं। तो आपका 2Cu2S आपका प्लस 3O2 ऑक्सीडाइजेशन करना है, ऑक्सीडेशन, तो 3 आपका Cu2O प्लस 2SO2, ठीक है।
तो इस प्रोसेस से जो प्रोड्यूस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लिस्टर कॉपर। तो ब्लिस्टर कॉपर जरूर याद रखिएगा, ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर जरूर याद रखें, ठीक है, इसे भूले ना। तो हेंस क्या आपका बना, CuO2 बना किस चीज से, आपका फ्रॉम Cu2s, ठीक है। तो ये याद जरूर रखें और ये रिएक्शंस भी जरूर याद कर लीजिए। और ब्लिस्टर कॉपर इंपॉर्टेंट है, BBI है, इसका नाम जरूर याद रखिए और फॉर्मूले, ठीक है, ब्लिस्टर कॉपर। ओके, तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3 का। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ओके माय डियर लवली स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चैप्टर का है ये, ठीक है, चैप्टर नंबर 2। और इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि 2019 और 18 का पैरामेडिकल मैट्रिक यानी PMD के नाम से वीडियो होगा प्लेलिस्ट में, 2019 का आप कर लीजिए, 18 का, वहाँ सॉल्यूशंस का जितना भी न्यूमेरिकल से बहुत अच्छा अच्छा है तो वो भी आ सकता है आपका एग्जामिनेशन में, तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा, NaCl, BHCl, सुक्रोज, AlCl3। तो आपको बताना किसका वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए देखते हैं इसको। सो चलिए एक्स्ट्रा थ्योरी और इसको डिटेल में लर्न करते हैं, इस क्वेश्चन से पूरा थ्योरी को। तो ये थ्योरी आपका सॉल्यूशंस का है तो इंपॉर्टेंट है, तो मैं इस थ्योरी को अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपका ये सॉल्यूशंस का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोग सुने होंगे, कॉलिगेटिव पढ़े होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का अर्थ क्या होता है कि वैसे प्रॉपर्टी जो कि आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़े थे, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लोएस्ट वेपर प्रेशर का। तो ये प्रॉपर्टी आपका कैसे काम करता है, तो इसमें कहा गया है एज नंबर ऑफ आयंस, जो आयंस बनेगा जब इसको डालेंगे, इसमें से आयंस यानी कैटायंस आयंस निकलेंगे, धनायन और ऋण आयन, तो उसका नंबर इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, तो आपका वेपर प्रेशर लो होता है, वेपर प्रेशर आपका लो होता है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जिसका ज्यादा रहेगा उसका कम रहेगा, डिक्रीजेस, ठीक है, वेपर पेपर्स डिक्रीजेस। तो अब आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो NaCl टूटेगा तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस, तो इसका I कितना हो जाएगा, यानी वांट ऑफ फैक्टर, क्या बोलते हैं उसको, वांट ऑफ फैक्टर, क्या बोलते हैं, जो I निकालते हैं उसको हम लोग वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं, ठीक, I। तो इसका I कितना हो जाएगा, दो, एक Na प्लस एक Cl, और BCl में कितना हो जाएगा I, एक हो जाएगा, तीन हो जाएगा, कैसे, एक B2 प्लस और एक दो Cl माइनस, हो गया तीन। सुक्रोज देखिए, चूंकि ये आपका शुगर और जितने भी फ्रक्टोज ग्लूकोज ये सब होते हैं आयनाइज नहीं हो पाते, ठीक है, आयन इनका नहीं बन पाता, तो इन जो आयनाइज नहीं हो पाते उनका हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है। तो इनका 1 हो जाएगा आपका सुक्रोज का वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, जो आयनाइज नहीं होंगे उनका 1 लेके चलना है, क्योंकि सेम वही आपका शुगर रहेगा, ठीक है। अब AlCl3 में देख लेते हैं, इसमें I कितना हो जाएगा आपका 4, Al3 प्लस और आपका 3 Cl माइनस, तो आपका 4 हो गया। तो आपका यहाँ AlCl3 का देख सकते हो 4 आया है, ठीक है, आपका NaCl का 2 आया है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका आपका कितना है, सेकंड वाला का, सेकंड वाला का आपका 3 है, चौथा थर्ड वाला का 1 है, चौथा वाला का 4 है। तो सबसे ज्यादा किसका है, इसका, तो सबसे कम वेपर प्रेशर भी इसी का रहेगा, तो यही कहा गया, ठीक है, जिसका ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स उसका कम प्रेशर, ठीक है। तो यही आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नियम है, एज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज वेपर प्रेशर डिक्रीज। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन। क्या ये हार्ड क्वेश्चंस था, नहीं, बस थ्योरी पता हो तो अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स सब में आप थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उसी के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो थ्योरी पता रहेगा तो सब सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया तो रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा, ओके। और आप जानते हो कि यहाँ PPI माने
क्या होता है मनी? क्वालिटी एंड ट्रस्ट। तो नेक्स्ट ईयर जब पेड कोर्स आएगा तो यही क्वालिटी और ट्रस्ट रहेगा, और मैं कोशिश करूंगा सारे सब्जेक्ट्स का लाऊं, लेकिन ये तो मुमकिन है नहीं कि एक टीचर सब करा पाए, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग एवरी सब्जेक्ट, क्योंकि पैरामेडिकल लेवल का तो करा ही सकता हूँ, क्योंकि बीसीसी क्वालिफाइड हूँ, तो आपका तो डीसीसी का करा ही सकता हूँ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रिएक्शन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH आपका H2SO4 और मरकरी में रखा गया तो उत्पाद क्या बनेगा। ठीक है, तो ये एक अच्छा ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस है, तो इसको VVI कर लीजिएगा। और जितने भी रिएक्शंस मैंने 2006 से 20 तक करवाए हैं सबको VVI कर लीजिए। और नेम रिएक्शंस पे एक क्वेश्चंस आएगा, कुछ भी हो सकता है, वुड्स, रोजनबर्ग, रायमंड टाइमन, कॉब्स रिएक्शंस, आपका क्लेमंजन रिडक्शन, किसी पे ना हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, क्लोरोफॉर्म टेस्ट, आपका अल्कोहल टेस्ट, कुछ ना कुछ एक क्वेश्चंस रहेगा। 5 मार्क्स आपका यहाँ फ्री का मिल रहा है, ले लीजिएगा, फ्री में मिल रहा है, ले लो मार्क्स। ठीक है, इस पे बस 5-10 रिएक्शंस याद करने, जितने भी मैंने बोला नोट डाउन कर लीजिए और कर लीजिएगा। सो ये क्वेश्चंस जो है आपका बेस्ड है टॉपिक हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का आपका हाइड्रेशन के ऊपर आधारित है। तो इसमें क्या होता है आपका कि ये जो रिएक्शंस पूरा मैं लिख रहा हूँ CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH आपका H2SO4/Hc2+, ठीक है, इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इससे आपका बेसिकली इसमें हम लोग 40% लेते हैं आपका H2SO4 और 1% Hg लेते हैं। ठीक है, HgSO4 यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रखा है। तो ये क्या बनाता है आपका, यहाँ पर आपका जब लेते हैं आपका सल्फ्यूरिक अल्म यानी सल्फ्यूरिक एसिड प्लस आपका मरकरी सल्फेट, तो दोनों का आपका क्या बनाता है उत्पाद? एसीटोन बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड CH3, यानी ऑप्शन नंबर बी एसीटोन बनाता है। क्या बनाता है? एसीटोन। लेकिन इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, इसमें क्या बनता है कि आपका इनॉल बनता है। ठीक है, इसके बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एक इनॉल बनता है, इन और ऑल। ठीक है, तो उसको मैंने बताया नहीं। ठीक है, क्योंकि उसमें अल्कोहल प्लस आपका डबल बॉन्ड रहता है, तो उसको मैंने वहीं बताया। ठीक है, तो इतना बस रिएक्शन याद कर लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट पूछा है तो इंटरमीडिएट मैंने छोड़ दिया, लेकिन एक आपका इनॉल प्रोसेस बनता है टॉटोमेरिज्म से। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिएक्शंस लिख लीजिएगा, आपका क्या बना? ऑप्शन नंबर सी एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, सर्वाधिक धनात्वित विधु तत्व कौन सा है? कौन सा आपका सबसे ज्यादा पॉजिटिव एलिमेंट है? यहाँ पे कौन सा सबसे ज्यादा आपका देगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी? तो जल्दी बता दीजिए कौन सा आंसर सही हुई। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है सीजियम, गैलियम, लिथियम, लीड, कौन सा ज्यादा है? तो आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है, इधर साइड आपका डिक्रीज होता है, इधर साइड क्या मतलब पीरियड के साइड, और ग्रुप साइड आपका बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीज होता है। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल के ऊपर है, यानी चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण के ऊपर, क्लास 11th का। सो सीजियम करेक्ट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीजियम आपका है, और सीजियम आप लोग जानते हो सबसे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक वाला तत्व है। इसका जेड क्या होता है? 55 एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। ठीक है, और ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है। इसका क्या हो जाएगा? इसका पूरा निकालिए तो ग्रुप पीरियड ब्लॉक। तो और यही क्वेश्चन आपका पैरामेडिकल मैट्रिक में आया 2018 या 19 में, सीजियम का निकालने। तो 6s1 इसका रहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पीरियड क्या हो गया 6, ब्लॉक क्या हो गया आपका s, और ग्रुप नंबर 1 क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है, तो पीरियड नंबर 6, ब्लॉक s, ग्रुप 1। ये हो गया आपका क्वेश्चन पैरामेडिकल 2018 या 19 का। तो देख सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक के जगह आपको 2 क्वेश्चंस हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर, अभी हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 6 किया, अब 7 करते हैं। इफ फॉर वन रिएक्शन द रेट कांस्टेंट K1 एंड द एक्टिवेशन एनर्जी आपका E1 दे रखा है, तो सेकंड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K2 है और उसका एक्टिवेशन एनर्जी E2 है। अगर K1 आपका 2K2 के बराबर है यानी रेट कांस्टेंट, तो आपको बताना है क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो यदि एक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक K1 है तथा सक्रिय ऊर्जा E1 है तथा दूसरी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक K2 है और सक्रिय ऊर्जा E2 है, तो K1 इक्वल टू 2K2 कितना होगा आपका, ठीक है। तब आपका E1 क्या बताना है आपको, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, सक्रिय ऊर्जा। तो ये आपका किससे है, केमिकल काइनेटिक्स, और इस साल इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आने वाला है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 क्लास आपका 12th। तो इससे आपका आने वाला माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो यहाँ पे क्या है, यदि एक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक आपका इतना है तो आपको बताना है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब इसमें बताना होगा कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, ज़्यादा होगा, बराबर होगा, अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो ये आपका आधारित है, जैसे कि मैं बताया, रासायनिक बल गति की चैप्टर 4 पे। सो वहाँ पे कॉन्सेप्ट है लास्ट पेजेस में कि अर्हेनियस इक्वेशंस, क्या है, अर्हेनियस इक्वेशंस। तो अर्हेनियस इक्वेशंस आपका जो है, सो उसमें हम लोगों को क्या करना है कि आपका जो अर्हेनियस इक्वेशंस होता है, तो उसमें हम लोग को ये लेना है, ठीक है। सो आपका क्या होता है इक्वेशन, के बराबर ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। सो यहाँ पे आपका ए क्या है, ए आपका बताता है अर्हेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ई ए आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर है, ठीक है। सो आपका यहाँ पर सिंपल सिंपल रूल है कि अगर आप कांस्टेंट को ज़्यादा लेते हैं, लार्जर इज द रेट कांस्टेंट, यानी के को ज़्यादा लेते हैं, इस के को रेट कांस्टेंट, तो आपका लेसर इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो कम रहेगा आपका एक्टिवेशन का एनर्जी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि K1 आपका 2K2 के बराबर है, यानी K1 इज ग्रेटर देन K2, ठीक है। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका E1 इज स्मॉलर देन E2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा किस में लगेगी, E2 में, कम किस में लगेगी, K1 में, क्योंकि आपका रेट कांस्टेंट K1 ज़्यादा है। तो जस्ट अपोजिट, यही चीज़ कह रहा है, लेसर इज द एनर्जी ऑफ रेट कांस्टेंट, आपका एक्टिवेशन एनर्जी, लार्जर इज द रेट कांस्टेंट, लेसर इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। तो जितना ज़्यादा एनर्जी लेंगे, लार्जर कांस्टेंट लेंगे, रेट कांस्टेंट, उतना आपका एनर्जी कम लगेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, कितना इजी क्वेश्चन था। और इस चैप्टर से ऐसा ही न्यूमेरिकल कम आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अच्छे से कीजिएगा इस चैप्टर, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आने वाला है 2021 में। अच्छा, क्वेश्चंस 5 मार्क्स आने वाले हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ अ डिसोसिएशन ऑफ रेडियो आइसोटोप्स इफ इट इज अ ट्रांसफर टू वैक्यूम, ठीक है। एक रेडियो समस्थानिक के विघटन की दर यदि इस नवर्त में से स्थानांतरित किया जाए तो बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित होगा, रिमेन अनचेंज, या रेडियो समस्थानिक की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन अनचेंज, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द रेडियो आइसोटोप्स। यानी आपसे यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि आपको रेट ऑफ डिसोसिएशन बताना है एक आपका रेडियो समस्थानिक का, रेडियो आइसोटोप्स का, अगर उसको हम लोग वैक्यूम में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, कुछ नहीं होगा, या ये तो डिपेंड करता है कि कैसा रेडियो आइसोटोप से, कैसा मटेरियल, कैसा तत्व लिए, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं डिटेल में। यहाँ पे क्या होगा उत्तर, तो पहले तो इसको डिसोल्यूशन को आप कर लीजिएगा डिसइंटीग्रेशन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डिसइंटीग्रेशन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन सही वर्ड है। तो जो आपका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, विघटन का आपका जो होता है, वो आपका फुल्ली रहता है आपका
फुली रहता है आपका डिपेंडेंट आपका नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट इन दैट एलिमेंट ओनली, तो उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। सो वैक्यूम पे उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो रिमेन अनचेंज, ठीक है, क्योंकि बस इसका इफेक्ट किस पे रहता है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम, जितना उसमें परमाणु रहेगा एटम्स प्रेजेंट एलिमेंट्स में, तत्व में, उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। द स्पीसीज प्रेजेंट इन के एच एफ ट्वाइस में आपको बताना कौन कौन सा स्पीसीज है, ठीक है। तो आपको यहाँ कैटायंस एनायंस के ऊपर यानी आयंस के ऊपर सवाल है, आयंस के ऊपर सवाल है। आपको बताना है कि KHF ट्वाइस में कौन कौन सा आपका प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। KHF ट्वाइस में आपका कौन कौन सा प्रेजेंट रहेगा, तो KHF में आपका ट्वाइस में कौन कौन सा चीज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, KHF ट्वाइस यानी पोटेशियम पोटेशियम बाइफ्लोरोक्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम बाइफ्लोरोक्लोराइड, ठीक है। सो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम बाइफ्लोराइड। सो इसको आयंस में तोड़ेंगे तो क्या क्या मिलेगा हमको, ये देख लेते हैं। तो जल्दी ऑप्शन बता दीजिए कौन कौन सा आयन मिलेगा। तो आपको तो एक HF ट्वाइस माइनस आयन मिलेगा और एक KH आयन मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये दो देगा आपको बाइफ्लोराइड, ठीक है, करेक्ट है। सबको समझ में आ गया ये वाला। ये दो चीजों में टूटेगा तो इसको लिख लीजिए, एक्सेप्शंस करके मत लिखिएगा, मतलब ऐसे ही सिंपल है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, उससे पहले यही बोलेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश मैंने पूरा आपको इस चैनल से अकेले कराया है, ये मेरे तरफ से आपको मिला है साइंस प्लस इंग्लिश, यानी आपका 25 क्वेश्चंस प्लस पूरा 10 क्वेश्चंस। तो आपकी तैयारी साइंस यानी 50% क्वेश्चंस, आपको यहाँ 40 क्वेश्चंस की तैयारी मैंने करवाई है, यानी आपके अपने चैनल PPI में। तो इसको भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट ईयर आपको जब मैं पेड कोर्स लाऊंगा तो आपको सबको रेकमेंड करना है, ठीक है, यहाँ से साइंस इंग्लिश, और कोशिश करूंगा मैं हिंदी GK मैथ्स का भी लाऊं, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट ईयर ओपन करूंगा तो आप सब कर लीजिएगा, ठीक है, और रेकमेंड कीजिएगा अपने रिलेटिव्स जूनियर्स जितने भी हैं कि आप यहाँ से साइंस कीजिए। मैं बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से और बहुत सारा इनोवेटिव और बहुत अच्छे तरीके से करूँगा, तो आप लोग ये सब भूलना मत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। A closed vessel contains the same number of molecules and P mm pressure. If the N2 is removed, the pressure will be, ठीक है। एक बंद पात्र में P mm दाब पर N2 तथा O2 के अणु सामान्य है, ठीक है। यदि N2 को हटा दिया जाए तो दाब क्या होगा, चलिए देखते हैं।